कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के पेपर और उसके सोल्यूशन के बारे में। तो ये पेपर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का है और ये एग्जाम लास्ट ईयर हो चुका है। ठीक है, हम इसी के पेपर को एनालाइज करेंगे कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं और इसी के सोल्यूशन की भी बात करेंगे। तो हमारे पेपर का टाइटल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। ठीक है, तो उस टाइम पे ये पेपर 2 घंटे का हुआ था। हो सकता है इस बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो तो 3 घंटे मिल जाए, लेकिन इतना तो पक्का है कि रिटन एग्जामिनेशन होने वाले हैं। ठीक है, तो सेक्शन 1 के अंदर पहले देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले हम पेपर को एनालाइज कर लेते हैं, फिर आंसर की बात कर लेंगे। ठीक है, तो देखो सेक्शन ए के अंदर 5 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था और हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स और वर्ड लिमिट 50 रखा गया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म, व्हाट डू यू मीन बाय रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, डिफाइन टेम्परल कोहेरेंस, स्टेट एंड एक्सप्लेन बायो-सेवर्ट्स लॉ, व्हाट इज ब्रिजस्टोर्स लॉ। फिर सेक्शन बी की तरफ बढ़ेंगे, तो इनमें से 8 में से कोई भी 5 करना था, हर क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स और वर्ड लिमिट 100 दी गई थी। ठीक है, तो व्हाट इज लेंज लॉ, एक्सप्लेन सेल्फ इंडक्टेंस फिनोमिना, फिर establish a relationship between electric field intensity E, electric polarization P and electric displacement D, फिर what is the difference between polarized and unpolarized light, how can we distinguish them, फिर हाउ इज मैकलसन इंटरफेरोमीटर यूज टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक्सप्लेन हीलियम नियॉन गैस लेजर। फिर सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें से 4 क्वेश्चन दिए गए थे, 4 में से कोई भी 2 करना था और हर क्वेश्चन के लिए वर्ड लिमिट 400 और मार्क्स 20 रखा गया था। ठीक है, तो देखो ये जो लास्ट क्या बोल सेक्शन था उसमें पता नहीं क्यों 20 मार्क्स के क्वेश्चन कर दिए गए थे। ठीक भी था, लेकिन 10-10 के 4 करने चाहिए था। कोई बात नहीं, वो तो पेपर बीत चुका है, हम तो सिर्फ बात कर सकते हैं उसके बारे में। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या था, डिफाइन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, व्हाट इज जोन प्लेट, गिव द थ्योरी ऑफ जोन प्लेट एंड शो दैट जोन प्लेट हैज मल्टीपल फोकाई, फिर स्टेट एंड प्रूफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑब्टेन गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म, फिर derive the equation for plane electromagnetic wave and show that they travel in free space with the speed of light। ठीक है, तो देखो इसी के साथ पेपर हमारा कंप्लीट होता है। अब पेपर को ऑब्जर्व कर लो, इतना तो क्लियर हो गया कि लगभग सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सिलेबस आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अभी एग्जाम में टाइम है तो अच्छे से आप अपने पढ़ाई को स्टार्ट कर दो। ठीक है, हम क्या करते हैं अब इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या था, राइट डाउन मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। तो वही बस आपको कुछ करना नहीं है, चारों इक्वेशन लिखना है। ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, पहला गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसको आप इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट से भी जानते हो। फिर दूसरा गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक जिसको बी डॉट डी एस इक्वल टू 0 के नाम से भी जानते हो। फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसको आप फाई से डिनोट करते हैं, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डेल फाई बी अपान डेल टी। फिर मोडिफाइड एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन डेल फाइव बी अपान डेल टी। ठीक है, फिर क्या, पहले क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था, बस चारों स्टेटमेंट लिख दोगे ना, चारों स्टेटमेंट मतलब चारों लॉ लिख दोगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं, तो उसमें क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करोगे, द resolving power of an optical instrument is the minimum distance between two objects at which the optical instrument can form image of both objects separately। ठीक है, it is represented by D and its unit is मीटर और सेंटीमीटर। फिर define temporal coherence, तो ये क्या होता है, temporal coherence is the measure of the average correlation between the value of a wave and itself delayed by at any pair of times, and it is tells us how monochromatic is a source, in other words it characterizes how well a wave can interfere with itself at a different time। ठीक है, फिर पांचवा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज ब्रिजस्टर्स लॉ। तो ब्रिजस्टर्स लॉ इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ a transparent substance and the angle at which light wave experience maximum polarization। ठीक है, it means mu is equal to tan IP where mu is equal to refractive index of media, IP is equal to polarizing angle of incidence। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, तो कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन बायो-सेवर्ट्स लॉ। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इसके बारे में लिख सकते हो आप कि व्हेन एनी मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर हुज अराउंड which
मैग्नेटिक इफेक्ट इज एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। फिर अकॉर्डिंग टू बाय-सेवर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, magnetic induction dB at any point p to distance r is inversely proportional to its square. It means dB is inversely proportional to r square. And मैग्नेटिक इंडक्शन dB एट लेंथ, देखो मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी, आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी आप बोल सकते हो, ठीक है। एट लेंथ ऑफ एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट मीन्स dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, ठीक है। फिर मैग्नेटिक इंडक्शन dB ऑफ करंट इन एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इट मीन्स dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो फ्रॉम 1 to t हम सब अगर तीनों को हम साथ में कर लें तो क्या मिल जाएगा, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl अपन r स्क्वायर, और dB इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो म्यू नॉट अपन 4 पाई आएगा I dl अपन r स्क्वायर, जहाँ पे म्यू नॉट 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 4 × 10⁻⁷ होता है। इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज लेंज लॉ, एक्सप्लेन सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना। तो पहले लेंज लॉ लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनी क्लोज्ड सर्किट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन a direction such that the current always oppose the change that induce it. This is called Lenz law. It is also called Faraday's second law, ठीक है। फिर सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना के बारे में बोलेंगे। लेट एनी कॉइल इन करंट फ्लो I, then due to current produce magnetic field in this coil, flow of current is directly proportional. Then due to magnetic field, flux is also directly proportional to current, it means phi is directly proportional to I, और phi is equal to Li। जब हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो L लेना पड़ेगा। L क्या है, सेल्फ इंडक्शन है, एक कांस्टेंट है जिसको सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल भी बोला जाता है, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, हेनरी, और वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर होता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन P एंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट D, ठीक है। तो देखो हम क्या जानते हैं, रिलेशन क्या होता है, E एप्सिलॉन नॉट प्लस P इज इक्वल टू D होता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यही प्रूव भी करना है। तो पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट प्लस Q एंड माइनस Q चार्ज आर प्रेजेंट इन एनी कैपेसिटर प्लेट व्हेन वन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल put in middle plate of capacitor, then plate of dielectric induced charge density, let plus qp or minus qp induced charge and plus sigma p or minus sigma p induced surface charge density है। फिर आप ये ग्राफ बना सकते हो कैपेसिटर का, बीच में एक हमने क्या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा दिया। फिर क्या बोलोगे, therefore इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन प्लेट कितना होगा, ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और फ्री चार्ज कितना है, qp है, देन ई नॉट कितना हो जाएगा, सिग्मा पी अपान एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज फ्री चार्ज डेंसिटी, सिग्मा पी क्या है, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज, ठीक है। देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होगा, ई इक्वल टू ई नेट माइनस ई पी, मतलब ये आप सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा, ई एप्सिलॉन नॉट प्लस पी इक्वल टू सिग्मा मिल जाएगा। द क्वांटिटी ई एप्सिलॉन नॉट प्लस पी इज डिनोटेड बाय डी, तो क्या करोगे, इसको डी के बराबर लिख लोगे। देन इन वेक्टर फॉर्म आप क्या लिख सकते हो, ई और ई नॉट प्लस पी इज इक्वल टू डी के बराबर, ठीक है। यहाँ पे ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पी क्या है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, डी क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ये सब बात आप बता सकते हो, हैंस प्रूफ लास्ट में लिख देना, ठीक है। फिर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश देम। तो बस करना कुछ नहीं है, एक ऐसा टेबल बना देना है, एक साइड पोलराइज्ड लाइट, एक साइड अनपोलराइज्ड लाइट का, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, इन पोलराइज्ड लाइट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट इन वन डायरेक्शन ओनली। अनपोलराइज्ड के लिए क्या लिखोगे, it has an electric field that oscillate in every direction। फिर it is naturally coherent। unpolarized के लिए क्या लिखोगे, it is naturally incoherent। फिर polarized के लिए the intensity of this light is determined by the type of light used। और unpolarized के लिए the intensity of this light is determined by the types of source। फिर polarized के लिए in this the vibration of electric field occur in single phase। और अनपोलराइज के लिए इन दिस लाइट द वाइब्रेशन ऑकर इन मेनी फेज। और फिर पोलराइज के लिए इन दिस द फेज डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। और अनपोलराइज के लिए इन दिस द फेज डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरीज रैंडमली, ठीक है। बस इसी के साथ 4-5 पॉइंट दे दोगे, आपका डिफरेंस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर क्या अगला क्वेश्चन है, हाउ इज माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर यूज्ड टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट, ठीक है। तो पहले आप ये ग्राफ बना सकते हो माइकलसन इंटरफेरोमीटर का, देख लो।
वही जो आप बुक में देखते हो ना, वही बना हुआ है, कुछ और नहीं है, वो उसी का कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करोगे, उसी के बारे में थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा, जो भी आपने ग्राफ बनाया है कि इफ m1 and m2 glass plates of equal distance, then in Michelson interferometer field of view is dark. Now if mirror m1 are pushed to forward with the help of handle, then number of fringe are visible in field of view. If n fringe field of view when m1 move at distance d, then 2d is equal to n lambda या lambda is equal to 2td upon n, where lambda is the wavelength of monochromatic light, ठीक है। फिर क्या बोलोगे, hence the wavelength of monochromatic light can be determined using a Michelson interferometer by counting the number of fringe the pass a reference point as a mirror is moved, then at n fringe lambda is equal to 2d upon n, ठीक है। कंप्लीट हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन हीलियम नियॉन गैस लेजर। तो पहले आप हीलियम नियॉन गैस लेजर का ये फिगर अच्छा सा बना सकते हो, फिर एक्साइटेशन कैसे होता है उसके बारे में दिखा सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर आप ये दोनों ग्राफ भी बना देते हो ना, तो 30% काम तो वैसे ही पूरा हो गया, ठीक है। इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा कम भी लिखोगे, लेकिन अगर ग्राफ बना दिया तो ग्राफ में ही मैक्सिमम काम हो जाता है, वो पूरा टीचर पूरे समझ जाएंगे कि हाँ इसने अच्छे से पढ़ाई की है इस टॉपिक पे, ठीक है। तो स्टार्ट इसके बारे में थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा, तो ऐसे लिख लेना। देर आर 4 लेवल्स ऑफ हीलियम नियॉन लेजर। इन हीलियम नियॉन लेजर वी टेक mixture of helium neon gases in ratio of 7:1 and 1 millimeter of Hg mercury pressure at 2 electrode feet on glass tube, फिर connected with high frequency AC voltage by which discharge electric and ends of tube we can fit to mirrors. फिर those are optically flat and parallel to each other. One mirror are fully silvered and other is pure partially silvered. फिर when electric discharge are produced, the electrons are released, though these are moving in tube and collide with helium neon atoms, and these are taken in high me trans tube. फिर क्या, states दे आर कॉल्ड कोलिजन ट्रांजिशन, ठीक है। फिर थोड़ी सी और बातें लिख सकते हो उसके बारे में। सम नियॉन आटम्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी एक्वायर देन हीलियम नियॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी in metastable state. These electrons are flow spontaneous transition and one photon, इसका वेवलेंथ इतना होता है 6326 एंगस्ट्रॉन emitted and in neon atom at some place one photon are emitted, then two photons are emitted, then it is called laser transition. फिर electron goes to lower metastable level, they are called spontaneous transition. फिर neon atom still exit state and this is released energy and collision with other atoms and finally come at ground state and it is called रेडियो क्या बोलते हैं यार, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन, ठीक है। तो देखो आंसर को अच्छे से लिखा गया है, इसलिए अच्छे से लिखा गया है कि आप क्या करो, इसको पढ़ो। अगर इसमें से आप कुछ कुछ पॉइंट भी पकड़ लेते हो, फिर भी आप अपने से बना के अपने आंसर को अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। इसीलिए हर आंसर को अच्छे से डिटेल में लिखा गया है, ठीक है। थोड़ा सा वर्ड लिमिट को क्रॉस कर दिया गया है, कोई बात नहीं, लेकिन आप भी जानते हो कि अगर हम किसी स्टूडेंट को एक पेज पढ़ाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस पेज पे हर एक वर्ड को समझ जाए और उसको अच्छे से लिख सके दोबारा। अगर वो कुछ कुछ पॉइंट भी पकड़ लेता है तो उसकी वजह उसकी हेल्प से वो फिर से आंसर बना सकता है, ये तो पक्का है, ठीक है। इसलिए इसको इसीलिए आंसर्स को अच्छे से लिखा गया है, ठीक है। फिर दिस प्रोसेस इनसाइड द ट्यूब लाइट ऑफ इंटेंसिटी इज सफिशिएंट that come through silvered mirror and it is received spontaneous laser light, therefore helium neon action is completed and it is called a level laser device, ठीक है। 4 level laser device। फिर क्या, derive an expression for electric field due to a uniformly charged sphere from Gauss theorem, ठीक है। तो पहले वही क्या था, एक फिगर बना दोगे, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर रेडियस जिसका आर है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा और चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसके अंदर चार्ज क्यू है, ठीक है। एट एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट, वी आर डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, वी कैन कंस्ट्रक्ट a Gaussian surface by draw a concentric sphere at all point of the sphere the magnitude of electric field is same and its डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। पहला केस 1 बनाते हैं, जब हमारे पास पॉइंट पी क्या है, आउटसाइड है, मतलब क्या, आर क्या है, ग्रेटर है स्मॉल कैपिटल आर से, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। कैपिटल आर क्या है, उस स्फीयर का रेडियस, स्मॉल आर क्या है, उस पॉइंट पी तक से
सेंटर का रेडियस, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसके लिए यही कैलकुलेशन करेंगे, लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ लगा देंगे, इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या वगैरह वगैरह याद आ गया, cos थीटा 1 मिल जाने वाला है। फिर यहाँ से करेंगे तो ई नॉट इक्वल टू ई नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में। चलो ये कंप्लीट होता है। फिर क्या करेंगे, केस 2 बनाएंगे कि जो हमारे पास पॉइंट पी है वो क्या स्फीयर के सरफेस पे है, मतलब क्या आर क्या हो गया, कैपिटल आर के बराबर हो गया, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया। तो यहाँ पे भी वही गॉस लॉ लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, लास्ट में क्या मिल जाएगा, ई नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर मिल जाने वाला है। फिर तीसरा केस बनाएंगे जब पॉइंट पी क्या है इनसाइड है स्फीयर के, मतलब क्या जो हमारे पास स्मॉल आर है वो छोटा हो जाए कैपिटल आर से। तो इस सिचुएशन में वही गॉस लॉ लगाएंगे, थीटा 0 मिल जाएगा, इन साइड कॉस थीटा क्यू अपान डी एस, सॉल्व करेंगे तो इन साइड कितना मिल जाएगा, क्यू डैश, क्योंकि देखो चार्ज हर जगह सेम है ना, तो किसी एक जहाँ पे हम निकाल रहे हैं वहाँ तक का एक चार्ज को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यू डैश इसलिए यूज़ किया है अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका कंप्लीट होता है। फिर क्या, how many line per centimeter are there in a plane transmission gathering which gives first order a line of the light of wavelength 16 to 10 to power minus 5 centimeter at angle of diffraction of 30 डिग्री, ठीक है। तो दिया क्या रखा है, बस क्वेश्चन है सॉल्व करना है, n इक्वल टू 1 है, लैम्डा का वैल्यू 6 इंटू 10 के पावर माइनस 5 सेंटीमीटर दिया, थीटा 30 डिग्री दिया है, हम क्या जानते हैं ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, तो बस क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। कैलकुलेशन है ना, आराम से सॉल्व करोगे, इतने लाइंस मिल जाने वाले हैं पर सेंटीमीटर, 8333 लाइंस पर सेंटीमीटर मिल जाने वाले हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो when any one coil we can change the value of current, then the coil produce EMF and their flux change. Let two coils, their first coil current flow I1 and flux charge is phi2, then I1 is directly proportional to phi2, phi2 is equal to m I1, जहाँ पे m क्या है कांस्टेंट बना दिया गया, जिसको क्या बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन कांस्टेंट बोलते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर होता है या हेनरी होता है, ठीक है। इफ I1 इक्वल टू 1 एम्पियर है तो phi2 इक्वल टू m के बराबर हो जाने वाला है, देन इन one coil flow of current is 1 ampere, then 2 coil of mutual inductance is equal to the its coil of magnetic flux, ठीक है। तो सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, define interference of light and derive expression for fringe width in interference of light, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले होता क्या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट उसको लिखेंगे, when two similar light waves are traveling in same medium then resultant intensity of these wave is maximum at one point and minimum at other point. This phenomena is called interference of light. There are two types of interference, constructive interference, destructive interference। constructive में क्या लिखेंगे, in this interference resultant intensity of two similar light wave is maximum, it produces by interference of crest by crest और throb by throb, ठीक है। फिर destructive interference क्या होता है, in this interference resultant intensity of two wave is maximum, it is produced by interference of crest and throb, ठीक है। फ्रिंज विड्थ क्या होता है उसके बारे में लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंस्ट्रक्टिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। फिर फॉर ब्राइट फ्रिंजेस वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट ब्राइट फ्रिंजेस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस कितना होता है एन लेमडा के बराबर, देन एक्स डी अपन कैपिटल डी कितना हो गया एन लेमडा के बराबर, यहाँ से एक्स एन का वैल्यू मिल जाएगा एन लेमडा डी अपन डी के बराबर, जहाँ पे एन का वैल्यू 1 2 3 ऐसा रख सकते हैं, ठीक है। दैट इज इट इज पोजिशन ऑफ एन द ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर, ठीक है। फॉर एन इक्वल टू 1 हम x1 का वैल्यू इतना निकाल देंगे, लेमडा डी अपान डी, एन इक्वल टू 2 के लिए सेकंड ब्राइट कहाँ मिलेगा 2 लेमडा डी अपान डी, ऐसे मिलता रहेगा, ठीक है। ऐसे क्या करेंगे आगे बढ़ते रहेंगे, किसी भी दो फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस कितना निकालेंगे हम, लेमडा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी के बराबर, जिसको आप बीटा से भी नोट कर सकते हो, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, फॉर डार्क फ्रिंजेस की बात करते हैं। तो डार्क फ्रिंजेस के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता है 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 होता है, मतलब पार्ट डिफरेंस एक्स स्मॉल डी अपन कैपिटल डी कितना हो गया 2n माइनस 1 लेमडा अपान डी के लेमडा अपान 2 के बराबर हो गया।
तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सएन मतलब जनरल टर्म बना सकते हैं 2n-1 लैम्डा डी अपन 2d के बराबर। तो फॉर n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट डार्क कहाँ मिलेगा, लैम्डा कैपिटल डी अपन 2d पे, सेकंड डार्क कहाँ मिलेगा, x2 3 लैम्डा कैपिटल डी अपन 2d पे मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, what is zone plate, give the theory of zone plate and show that the zone plate has multiple foci, ठीक है। तो पहले zone plate होता है क्या वो लिखेंगे। a zone plate is a spacer diffracting screen designed to obstruct the light from the alternate half period zone. It is constructed by drawing a series of concentric circles on a sheet of white paper with radius proportional to square root of natural number। एक मिनट रुक जाओ, चलो कंटिन्यू करते हैं। The alternating zone are pinned black and highly reduced photograph of this drawing is then stick on a plain glass plate. The negative of this zone plate behave like a convex lens, ठीक है। ये आप ग्राफ बना सकते हो जोन प्लेट का। फिर क्या पाथ डिफरेंस बता सकते हो, x2 माइनस x1 कितना होता है, लैम्डा कैपिटल डी अपन स्मॉल डी के बराबर। फिर थ्योरी ऑफ जोन प्लेट के लिए पहले आप इसके ग्राफ को बना सकते हो, ठीक है। तो क्या बोलोगे, इन फिगर एक्स वाई एस जोन प्लेट्स, यस इज पॉइंट ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स, पी इज पॉइंट वेयर वी कैन मेजर इंटेंसिटी, ठीक है। इसके लिए क्या कर सकती है, ग्राफ पहले स्क्रीनशॉट ले लो। इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बस कुछ करना नहीं है। जो पॉइंट लिखे गए हैं ना यस ओ और ओ पी, उनके बीच में कैलकुलेशन किया गया है, ठीक है। लास्ट में आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/a + 1/b = n लैम्डा अपार आर एन का होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, आर एन इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा ए बी अपान ए प्लस बी इंटू लैम्डा एन, या क्या मिल जाएगा लैम्डा ए बी अपान ए प्लस बी, ये क्या है कांस्टेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन। स्क्वायर रूट ऑफ एन मतलब स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, जो हमको प्रूव करना था क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन कहाँ गया, एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन के अंदर लास्ट में लिखा भी गया था ना, हाँ लिखा गया था, सो दैट द जोन प्लेट हैज मल्टीपल फोकाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल फोकाई मतलब वही अंडर रूट एन आ गया ना, तो अलग अलग एन के लिए अलग अलग फोकाई आते, फोकाई मतलब फोकस आते रहते हैं, ठीक है। इट मीन द रेडियस ऑफ द सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। स्टेट, फिर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑब्टेन गॉस लॉ इन डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। तो पहले गॉस लॉ क्या होता है, इट इज स्टेट दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको 1 इज 1/ε0 टाइम्स, ठीक है। फिर इसी को प्रूव भी करना है, इफ द चार्ज इनसाइड द सरफेस देन ई आर इक्वल टू के क्यू अपन आर स्क्वायर, या जिसको आप 1/4πε0 क्यू अपन आर स्क्वायर आर वेक्टर के बराबर भी लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म के अंदर, ठीक है। फिर थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करोगे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहोगे, फिर के लास्ट में आपको क्या मिल जाने वाला है, फाई इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन0। क्यू क्या है, चार्ज इनसाइड, और एप्सिलॉन0 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब क्या मिल गया, फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स मिल गया, ठीक है। फिर क्या डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन0। इसको क्या करेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे, तो क्लास में आपको क्या मिल जाने वाला है, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो अपन एप्सिलॉन0, जहाँ पे रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Derive the equation for plane electromagnetic wave and so that they travel in free space with the speed of light, ठीक है। तो क्या क्या कैसे स्टार्ट करेंगे, मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, ये चारों इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है। डेल डॉट ई इक्वल टू 0, डेल डॉट एच इक्वल टू 0, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डेल एच अपान डेल टी, फिर डेल क्रॉस एच इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपान डेल टी। फिर क्या करेंगे, कर ले लेंगे मैक्सवेल कर इक्वेशन का, तो क्या मिल जाएगा हमको, एक इक्वेशन मिल जाएगा डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई अपान डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर कर्ल ऑफ फोर्थ इक्वेशन हम क्या करेंगे, हम मैक्सवेल के चौथे इक्वेशन का कर लेंगे, तो हमको ये रिलेशन मिल जाएगा, डेल स्क्वायर यू माइनस 1/v स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपान डेल टी स्क्वायर मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, 1/v स्क्वायर को कंपेयर करेंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट से, तो v का वैल्यू क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा, जहाँ पे म्यू नॉट का वैल्यू ये होता है 4π × 10⁻⁷, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 × 10⁻12 होता है, और v क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, डेल स्क्वायर ई माइनस 1/c स्क्वायर डेल स्क्वायर ई अपन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 0, और डेल स्क्वायर एच माइनस 1/c स्क्वायर डेल स्क्वायर एच अपन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 0 रख के
इसको इक्वेट करेंगे, रिप्रेजेंट प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ फ्री स्पेस, देयरफॉर लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो ये इसी के साथ हमारा पेपर और उसका सोल्यूशन पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हम इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। इस सेमेस्टर के अगर आपको और भी पेपर चाहिए और उनके सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।